वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं चाहूँगा इस वक्त भारत के हवाले से हम बात करें, ख़ास तौर पर न्यू दिल्ली और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स का एहतजाज है, काकरोच जनता पार्टी। और फिर अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक महदूद नहीं रह गया, इसमें सिविल सोसाइटी हो या मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ हों और इवन दूसरी सियासी जमातों के कदावर शख्सियात हों, वो सभी अब इस एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं। और ये एक जो मेडिकल एंट्री टेस्ट NEET के नाम से भारत में होता है, उसमें तकरीबन 24 लाख के करीब जो बच्चे हैं वो ये इस टेस्ट में अपीयर होते हैं, और 1 लाख के करीब जो सीट्स हैं सिर्फ वो पूरे भारत में इनको मिलती हैं, और बाकियों का मुस्तकबिल यकीनन उस पर एक सवालिया निशान रहता है। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत में इस इम्तिहान को लेकर वहाँ पर पेपर का लीक होना और उसके नतीजे में बहुत सारे नौजवान जो कि जिनका मुस्तकबिल टिका हुआ होता है सिर्फ इस दाखिले के इम्तिहान पे, और जो दिन रात एक करते हैं, शायद मुश्किल माली हालात के नतीजे में भी कि सूरत हाल में भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, उसमें बहुत सारी ख़ुदकुशियाँ हमें देखने को मिली। और यही चीज़ है जिसने फिर भारत के नौजवानों को एक एहतजाज करने की तरफ धकेला। और फिर ये एहतजाज में ना सिर्फ ये काकरोच जनता पार्टी है बल्कि बेतहाशा स्टूडेंट्स इसमें शामिल होते गए, और ये एहतजाज को ज़ोर ज़बरदस्ती रोकने की जो भारतीय सरकार की, मोदी सरकार की कोशिश है, उसके नतीजे में इसमें मज़ीद इजाफा होता गया, सिंपथीज़ मज़ीद बढ़ती गई। और जैसा मैंने कहा कि मुख्तलिफ सेलिब्रिटी, सिविल सोसाइटी के लोग, वो सब शामिल होते गए। और फिर वहाँ पर जो मीडिया कवरेज कर रहा था उसको ख़ास तौर पर गोदी मीडिया का नाम दिया गया। उनकी रिपोर्टिंग के हवाले से वहाँ स्टूडेंट्स ने यकीनन उनको आड़े हाथों लिया, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी भी हुई, कहीं पर गुत्थम गुत्था होते भी हमें दिखाई दिए। लेकिन अब मानना ये है कि एक बुनियाद रख दी गई है। एक 12 साल तक जो कि नरेंद्र मोदी वहाँ पर हुकूमत करते रहे, उनको किसी किस्म की कोई टफ अपोजिशन नहीं मिली, बट ये स्टूडेंट्स जो हैं ये बराह रास्त मुतालबा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुस्ताफ़ी हों, वहाँ के वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी हों, और इससे कम पर वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जिस तरह से ये इसमें शिद्दत आती जा रही है और ये मामला ज़ोर पकड़ता जा रहा है, तो बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि अब ये एक बुनियाद है जिसके बाद शायद अब काफ़ी टफ टाइम मिलेगा। या तो नरेंद्र मोदी को अपने तौर तरीके तब्दील करने होंगे, अब तक ये वाज़ेह हुआ है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, और अगर वो ये तौर तरीके तब्दील नहीं करेंगे तो ये मुज़ाहरे इतनी शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं, इतना ज़ोर पकड़ सकते हैं कि इस हुकूमत को घर जाना पड़े। और ये ख़ित्ते के दीगर ममालिक में हम देखते आए हैं इस तरह का चेंज जो कि नौजवान नस्ल, जिनको जेन ज़ी कहा जाता है, वो लेकर आई है, और शायद यहाँ भारत में भी इसकी बुनियाद अब रख दी गई है। एक तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस इंतहाई अहम मामले पर बात करें, फिर आज पाकिस्तान से जो एक और बड़ी खबर है वो पाक फ़ौज के चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है, और इसको वक्त की एक अहम ज़रूरत करार दिया जा रहा है। एक डिफरेंट नोयत की ये एक तरक्की और एक तब्दीली है जो कि यकीनन पाकिस्तान को मुस्बत सिमत में लेकर जाएगी। इसकी ज़रूरत भी थी। मैं चाहूँगा कुछ बात हम इस हवाले से भी करें, और फिर अमेरिका और ईरान का जो मामला है जिस तरीके से वो चल रहा है, अब उसमें बहुत सख्त हमले करने की बात भी हम सुन रहे हैं, कुछ उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर यासिर मसूद साहब हमारे साथ हैं जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। आगा इकरार हारून साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो भारत में हो रहा है, और शायद कोई अपोजिशन जमात ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसा प्रोटेस्ट, ऐसी मूवमेंट चलाने में कामयाब नहीं रही, जबकि बहुत कुछ गलत नरेंद्र मोदी की हुकूमत करती रही, लेकिन ये नौजवान हैं जिन्होंने एक मूवमेंट चलाई है और जो इसमें इतना जोश और वलवला और इतनी शिद्दत ले हैं। अब इस वक्त पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर मरकूज़ हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इस पर बात कर रहा है, और इसको यकीनन अब ये मुश्किल वक्त नरेंद्र मोदी का करार दिया जा रहा है। हाउ डू यू सी दीज प्रोटेस्ट? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। बाकी पैनलिस्ट को भी मेरा सलाम। देखिए, इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर एक फाशिस्ट रजीम रही है, नेशनलिस्ट पॉलिसीज रही हैं, और मेरे नज़दीक बीजेपी इन जनरल और मोदी इन पर्टिकुलर, इन्होंने इंडिया को बहुत डैमेज किया है। जब भी कोई वैक्यूम क्रिएट होगा तो वैक्यूम कोई ना कोई और चीज़ उसको फिल करेगी। जैसे आपने खुद कहा इंट्रो में कि इंडिया में कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी जो उनको चैलेंज पोज करे।
जिसकी वजह से आम आवाम पार्टी जो है वो इमर्ज हुई चंद साल पहले, जो कि अभी प्रॉबेबली दिल्ली में रूल कर रही है। फिर ये कॉकरोच पार्टी, इसके ऊपर जो जिस तरीके से कमेंट्स हुए, जिस तरीके से ये इसका आगाज हुआ, वो बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि परेशान कौन था। जी। चीफ जस्टिस का अपने यूथ को इस तरीके से डेरोगेटरी रिमार्क्स देना और यूथ का उस पर रिकॉयल करना, ये मेरे नज़दीक स्पॉन्टेनियस और उनका अपना इंटेग्रल इशू है। और पर्टिकुलरली जो अभी उनके जो एग्जाम्स के पेपर्स लीक हुए हैं, जो कि मैंने सुना है कि बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में। मैं अगले दिन जी। किसी मीडिया पर्सन को सुन रहा था कि इससे पहले शायद 10 दफा ऐसी ओकेजन आ चुकी हैं, उन्होंने विद डेट्स बताई कि जहां पे ये पेपर लीक होते रहे हैं। तो इंडिया जो है वो मैं हमेशा कहता हूं कि साइज के लिहाज से बड़ा है, लेकिन सोच के लिहाज से बहुत छोटा है। बातें बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन मिसमैच होता है उनके इंटरनल सिस्टम्स को देखते हुए। सो उनको आप अगर आप देखें कि पिछले पर्टिकुलरली मई 25 से उनकी जो मिलिट्री माइट है, जिसके ऊपर वो बहुत बोस्ट करते हैं, उसकी भी कली खुली। उसके बाद उनकी एयरफोर्स वेरियस जगहों पे एम्बेरस हुई। उनके लोग जो थे, शहरी थे, वो ऑस्ट्रेलिया में टेररिज्म में पकड़े गए। न्यूमरस ऐसे केसेस हो चुके हैं जहाँ पे के फिसल मटेरियल जो है उसका चोरी का और थेफ्ट के इंसिडेंट्स हुए। सो मेरे नज़दीक इंडिया जो अब बहुत जन बड़ी साहब, बात है। उन्होंने ये कहा कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज की निगरानी में ये पेपर मुंतकिल किए जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ये पेपर्स एब्सोल्युट। ये अब इस वक्त का है। एंड देन व्हेन यू वर मेंशनिंग कि ऑस्ट्रेलिया और बाकी सारी चीज़ें, मसला सिर्फ वहाँ नहीं है। इनके H1 वीज़ा जो कि अमेरिका का है, 3 लाख स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, वो भी स्कैम्स हैं। H1B वीज़ा है अमेरिका में जो जॉब के सिलसिले में है, वहाँ भी इनके स्कैम्स हैं। ये भारतीय लोग ही सारे कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन रॉन्ग। बट अब जो ये प्रोटेस्ट है जन साहब, इस पर मुझे बता दें, जिस तरीके से ये लाठीचार्ज और जो सारी चीज़ें हुई, दुनिया जहान के मीडिया ने उसको कवर किया, इज़ इट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या इन्होंने सोचा कि ये डंडे चला के काबू कर लेंगे और ये नौजवान नस्ल कहाँ बर्दाश्त करेगी? इनके पास तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई बैकअप फोर्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है, ये किस तरह से चलेंगे? ये ख्याल था, ये सोच थी, लेकिन वो तो और ज़्यादा बढ़ते गए और लोग आते गए, शामिल होते गए। देखिए, इसका कॉकरोच पार्टी का जो आगाज हुआ वो एक डेरोगेटरी रिमार्क से हुआ। अब ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनमें एक एरोगेंस है और बड़ी बड़ी बातें हैं, वो जो है वो उनसे आई वुड से कि बुचर ऑफ गुजरात से और आप क्या तो करेंगे। उनका तो हमेशा यही ख्याल रहा है कि जब कभी कोई सर उठाता है तो उसको कुचल दो। ये जो बच्चे हैं, इनके अगेंस्ट भी उन्होंने उसी तरीके से वायलेंस यूज की। वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, और जब भी आप किसी जेन्युइन एफर्ट को रेजिस्टेंस पोज करेंगे तो वो और फर्दर राइज करेगी। यही आपके सामने हो रहा है। आपने देखा कि उनके जो सेलिब्रिटीज हैं वो उनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स जो है वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज एक बड़ी हक की बात है। आइंदा जो वो करेंगे वो तो एक जगह पे है, लेकिन जो हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में जो यूथ डिमांड कर रही है, वो मेरा ख्याल है बहुत जस्टिफाइबल है। और उसके ऊपर एक कंसंट्रेट ओपिनियन होनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट की, वो नहीं हुई। तो और अब जो उसका है राइट, बिल्कुल जन साहब पॉइंट आ गया आपका। मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, इस वक्त जिस तरीके से ये सारा कुछ जो मामला हम भारत में देख रहे हैं, ये एक बुनियाद है इस वक्त तब्दीली की भारत में। मैं ये कह दूं कि 12 साल मुझे नहीं लगा कि शायद कोई अपोजिशन एग्जिस्ट उस तरह से नरेंद्र मोदी के लिए करती रही है, और वो कहीं उनकी सड़कों पर कोई एहतजाज या कोई ऐसी बड़ी चीज़ किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से टफ टाइम नहीं दिया। दीगर पार्टीज़ ने अगर दिया तो एक जगह पर दिया, एक रियासत में दिया, अपोजिशन वहाँ पर है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर भी चीज़ों का सफाया करते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अभी उनके जो ये हालिया इलेक्शंस थे, उनमें 2000 रुपये ट्रांसफ़र करके अकाउंट्स में और इस तरह की खबरें हमने सुनी। वहाँ पर भी उन्होंने, जहाँ पर उनकी कोई अक्सरियत नहीं थी, नहीं जीतते थे, कलकत्ता और बाकी रीजन्स में, वहाँ पर भी उन्होंने सीटें निकाल लीं। ये पहली रेजिस्टेंस है जो उनको आई है, और शायद ये बड़ी कामयाब रेजिस्टेंस हो, इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। योर टेक ऑन दिस? जी अरसलान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदबूत किया और पूरे पाकिस्तान को मेरा सलाम। आपका सवाल बहुत अहम है और मैं समझता हूँ, जैसे आपने कहा ना कि 12 साल से इस तरह की कोई अपोजिशन कोई सक्सेसफुल हुई नहीं या उसने कदम नहीं जमाए। उसकी एक रीज़न ये है कि देखें, ये बीजेपी की जो पार्टी है
इसकी आइडियोलॉजी इन्होंने ली है आरएसएस से। तो ये बड़े मशहूर है, यानी फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी आरएसएस। इनकी जो नेटवर्किंग है ना गुंडागर्दी की, वो बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, और इसी वजह से कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट को तो इन्होंने सर उठाने नहीं दिया। लेकिन ये जो है, जो जेन जी की आपने इंट्रो में भी जिक्र किया, जिस तरह ये डेमोन्स्ट्रेशन बांग्लादेश में हुई है, बड़ी सक्सेसफुल रही है, इस तरह नेपाल में हुई है, बड़ी सी चेंज वो उसकी वजह से हमने देखी है। मैं समझता हूँ कि ये एक एक जो लावा था वो अवाम के अंदर तो ये काफी टाइम से था, लेकिन उसको जो एक आप समझे कि इरप्ट हुआ है, वो ये जेन जी ने उसका आगाज कर दिया है। और बहुत मैसिव किस्म की करप्शन है इंडिया के अंदर। आप ये मत समझे कि ये डेमोक्रेसी का जो ये प्रचार करते हैं, इनकी जो प्री पोल रैगिंग है बीजेपी की, उसमें इनकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं है कि इस वक्त बीजेपी किस किस तरीके से गुंडागर्दी से लोगों को उठा के, लोगों को गायब करके, उनकी लोगों को कत्ल करके और मुख्तलिफ हथकंडे करके ये किसी न किसी तरीके से दोबारा पावर में आ जाते हैं। अगर आप देखें, टोटल 32 to 34% इनको वोट पड़ा है इस दफा भी, उसके बावजूद भी ये मेजर पॉलिटिकल पार्टी दोबारा बन के आ गई है। लेकिन जी मैं ये समझता हूँ कि पूरा जो इंडिया है वो ऑफ कोर्स बीजेपी नहीं है, बहुत ही कंट्रोल मीडिया है, जिससे ये चीजों को जो है ना वो प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा। तो मैं समझता हूँ ये जो शाइनिंग इंडिया का या जो कॉन्सेप्ट है, उस वो पूरी तरह अब हमने तो उसको एक्सपोज किया ही, और जो उनका सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर का जो हमने बेड़ा गर्क किया है, जिस तरीके से वो एक्सपोज हुए हैं दुनिया में, बाकी दुनिया भी अभी रियलाइज कर रही है कि ये लोग किस हद तक क्रिमिनल बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी अगर नफरत की बेस पे हो, वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती। ये बिल्कुल यही एग्जाम्पल है इसराइल के लिए भी, वो इस एजेंडा पे चल रहे हैं और यहाँ इंडिया इस एजेंडा पे चल रहा है। ये कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। इसका कहीं ना कहीं जो है इसके खिलाफ अच्छा, अब नफरत, डॉक्टर इसके साहब, अगर खिलाफ आपने वो अपोजिशन सारी की आई। सारी वीडियोस देखी हों, तो अब वो जो नरेंद्र मोदी राम मंदिर करते रहते थे, स्टूडेंट्स का उसको भी आड़े हाथों ले रहे थे। यानी कि जी अब वो बिल्कुल ऐसे। कोई भी चीज़ जो ऐसी थी, और ख़ास तौर पर बीजेपी का और अब इस हुकूमत का और नरेंद्र मोदी का ये शेवा रहा है कि मज़हब को साथ मिलाओ, सियासत के इंतहा पसंदी करो। तो एक राम मंदिर उन्होंने पकड़ा हुआ था और राम मंदिर का वो जी राग लापते रहते थे। अब नौजवानों ने कहा क्या राम मंदिर में भी तो आपने करप्शन कर ली है और बेतहाशा करप्शन की है, लैंड एक्वायर करने में चंदे के पैसों पे आपने डाका डाल लिया, बाकी तमाम तर चीज़ें आपने कर ली। सो दिस इज़ द रियल फेस। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैं आगा साहब की जाने पाऊँगा। आगा साहब, एक तरफ ये बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी पूरे रीजन में, हमें मुतासर इन्होंने किया हुआ। अब इनको खुद शायद समझ आ गई है कि बाकी जो लेफ़्ट राइट मुख्तलिफ रियासतों में ये मामलात को दबाने की कोशिश करते रहे, नाउ मैटर हैज़ कम टू न्यू दिल्ली इन द हार्ट ऑफ इंडिया। आप बाकियों को तो दबाएंगे, कर्फ्यू लगाएंगे, अब यहाँ पर आप फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक अजीब सी फोर्स आप ले आए जो डंडे बरसा रही है, पुलिस आपकी मार भी खा रही है यूथ से और मार भी रही है उनको, हौसला नहीं तोड़ पा रहे हैं आप। तो अब प्लान कुछ और था, ये आउट ऑफ एग्जाम्स पे ही ये सारा कुछ शुरू हुआ है, और मोदी साहब के लिए भी आउट ऑफ एग्जाम्स कुछ सवालात आ गए हैं जिनको वो समझ नहीं पा रहे कि आप आंसर कैसे करें। इज इट सो? बहुत शुक्रिया आप अफसान साहब, लेकिन मैं वीडियो पॉलिजी में आप सबसे डिसएग्री करूंगा। अच्छा, आप तारीख का एक बहुत अहम फैक्टर आप भूल ही गए हैं जब आप कह रहे हैं कि जी ये पहली दफा हुआ है। आप किसान मोर्चा को कैसे भूल गए, जो 1 साल चला था, जो पूरे पूरे इंडिया में चला था, अच्छा, मैं अगर साहब जिसके अगर बीच इजाज़त दें में तो इसको क्लैरिफाई मुझे कर बात पूरी कर लेने दें। अच्छा, आप एक ही बात को मैं, अच्छा, जो हम बात मैं कर रहा हूँ और बाकी भी कर रहे हैं, वो ये कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन की कोई ऐसी बड़ी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे सकी है। दैट वाज द पॉइंट। आपकी बात अपनी जगह बजा, आपने उसका जिक्र किया, वो भी एक तारीख थी। जी प्लीज कंटिन्यू। उस तारीख में 20 लाख अफराद ने शिरकत की थी। उस तारीख पूरी तहरीक में 7 महीने लोग सड़कों पर रहे थे, जहाँ पे वो खाने भी पकाते थे, रोटियां भी पकाते थे। सो ये तो कुछ भी नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये तो है एक एक बुलबुला हुआ है। फिर आप जेयूएन के अंदर जो स्ट्राइक हुई थी, जिसमें इन्होंने इसी तरह ही स्टूडेंट्स को मारा था, पीटा था, और उसमें से 3 स्टूडेंट, जिनमें से एक लड़की थी, वो मर भी गए थे। उसको भी आप भूल गए हैं, वो भी 15 दिन चली थी।
उसमें भी पूरा का पूरा दिल्ली जो है वो इन्हें कॉर्डन ऑफ करना पड़ा था। वो तो छोटी सी बात है। किसान मोर्चा से बड़ी मूवमेंट मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सब कॉन्टिनेंट की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, यानी कि जो 60 की दहाई के बाद है, उसमें इससे बड़ी मूवमेंट नहीं चली। ठीक है, सितंबर 2020 में शुरू हुई थी और 2021 में जून में आके इन्हें वो जो फार्म बिल है वो रिपील इन्होंने किया था। मैं ये आपको बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूं? जी इसलिए बता रहा हूं कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है उसको बीजेपी काबू करने की तमाम सलाहियत रखती है, क्योंकि एक तो बात है कि उनका तमाम का तमाम जो जुडिशरी है वो उनके साथ खड़ी है, जैसे कि आपने भी कहा कि जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के या जुडिशरी के, और प्लस जो बात पाकिस्तानी मीडिया में मैं कहीं भी नहीं देख रहा, 2015 से इंडियन आर्मी के जो स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल जो हैं, वो RSS के ऑफिशियली हवाले कर दिए गए हैं। अब इंडियन आर्मी में जो भी आ रहा है ना, JOC या ऑफिसर, वो उन स्कूल सैनिक पब्लिक स्कूल से ही पढ़ के आ रहा है जो RSS कंट्रोल करती है ऑफिशियली। मीनिंग बाय एक खास माइंडसेट जो है हिंदोस्ता का नहीं, मैं उसको कहता बरहमन का, वो इंडियन आर्मी में इंजेक्ट किया जा रहा है 2015 से, यानी कि मीनिंग बाय पिछले 11 साल से। तो आर्मी और जुडिशरी दोनों मुकम्मल तौर पे बीजेपी के साथ इनकनाइमेंट्स हैं। तो बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। ये ऐसा देखिए, जो वो मूवमेंट थी उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो आपने ये कहा कि जो पॉलिटिकल नहीं थी, वो मूवमेंट एक्चुअली एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। उसके बीजेपी कांग्रेस ने अपना पूरा वजन डाला था। उसके बाद तो आपको याद होगा कि अपना राहुल गांधी ने मार्च किया था, अपना मुल्क बचाओ, यानी कि जिसका उर्दू में तर्जुमा है मुल्क बचाओ मार्च। ये आप कैसे भूल गए हैं? वो मार्च में 7 लाख अफराद शामिल थे। सो ये मूवमेंट कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में। हाँ है एक मूवमेंट, हम देखेंगे कितने दिन चले। आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह, और यकीनन मुख्तलिफ नशिस्तों में इस पर बात होती रहेगी। अब जो आपने पॉइंट रेज़ किया, मैं उससे बिल्कुल कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, वो अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन प्रॉब्ली इसको हाईलाइट करना या हालिया ख़ित्ते के ट्रेंड्स को देखते हुए या जेनज़ी का रोल तब्दीलियों में देखते हुए इसकी कुछ अहमियत ज़रा मुख्तलिफ हो गई है, और फिर इसकी कवरेज बहुत वास्ट है। फिर ख़ुद जेनज़ीज़ जो कि हाथ में जिस तरह से टेक सेवी हैं, फ़ोन उठाए हुए हैं, इस पूरे ख़ित्ते में हो या पूरी दुनिया में हो, शायद वो इसको एक ज़्यादा हाइप बज़ाहिर देने में कामयाब हुए हैं। और फिर ख़ास तौर पर अगर किसान के मूवमेंट की हम बात करें तो वो तो एक वैसे ही टफ़ बिल्ट और सारा मामला होता है उनका, वो ये चीज़ें कर सकते हैं। जेनज़ीज़ के बारे में अमूमन ख्याल बड़े मुख्तलिफ होते हैं। जब वो डट जाएँ और वो डंडे खा के खड़े हो जाएँ तो फिर यकीनन खबर मुख्तलिफ तरीके से बनती। अब इसमें मुख्तलिफ एंगल्स हैं, बट विल सी, टाइम विल टेल कि ये कुछ दिनों में इस फिजल आउट हो जाती है या ये ज़ोर पकड़ जाती है, और फिर मैंने और आगा साहब ने बैठना है दोबारा और इस पर हमने फिर बात कर लेनी है। आगे बढ़ते हुए जनरल साहब, ये जो आज की बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान में, सर ये जनरल आमिर रज़ा साहब 4 स्टार जनरल के ओहदे की तरक्की, अब ये बड़ा डिफरेंट है इस वक्त, लेकिन वक्त की ज़रूरत भी है और चीज़ें बदल रही हैं, और इससे बहुत तब्दीली और बेहतरी डेफिनेटली हमें मामलात में नज़र आएगी। आई थिंक यू आर द बेस्ट अमंग ऑल टू कमेंट ऑन दिस। सबसे बेहतर तो आप बता सकते हैं अफवाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर यकीनन डॉक्टर साहब और आगा साहब भी इस पर अपना कमेंट देंगे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। देखें, बहुत अच्छी एलिवेशन है। जनरल आमिर हैज बीन माय फ्रेंड और वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी वेल डिजर्व प्रमोशन। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो हाई डिफेंस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अरसे से ड्यू था कि उसको रिफॉर्म किया जाए। हमने इनहेरिट किया था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वाला स्ट्रक्चर, जो कि ब्रिटेन में भी था, इंडिया में भी था, पाकिस्तान में भी उसी तरीके से था कि हमारे पास एक 4 स्टार होते थे जो कि जिनकी ज़्यादा जो रोल था वो कोऑर्डिनेशन वाला था बिटवीन द सर्विसेज, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी। लेकिन अब जो नए जो जिस तरीके से जंगें लड़ी जा रही हैं और उसके जो नए अवामिर सामने आ रहे हैं, उसके होते हुए इंडिया ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सिस्टम पे, और यूके जो है वो भी शिफ्ट कर चुका है।
पाकिस्तान में अभी तक ये चेंज ड्यू थी लेकिन आई नहीं थी। सो दिस वाज लॉन्ग ओवरड्यू। और नाउ वी हैव चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो कि हु हैज कमांड एंड कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों सर्विसेज की। सो हमने ये जो मई 25 में मार्का लड़ा इंडिया के खिलाफ, उससे हमने कुछ सबक हासिल किए। वैसे भी ये अदरवाइज भी ये एस्टेब्लिश था कि इस हाई डिफेंस स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उससे और ज़्यादा उसकी ज़रूरत नुमाया हुई। अब ये जो एलिवेशन है दैट वी हैव CDF विच इज़ 5 स्टार, और उनके अंडर ये जो है चीफ ऑफ ये जो है जनरल आमिर की जो एलिवेशन हुई है 4 स्टार पोजीशन पे, ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो है उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। सो मेरे नज़दीक बहुत अच्छी चेंज है। इससे कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी और इससे जो आर्टिकुलेशन ऑफ कमांड है वो भी इम्प्रूव होगी एट द नेशनल लेवल। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी। अब डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? आप भी यकीनन इसको इसी तरह से देखेंगे कि ये एक ऐसी ज़रूरत थी जिस तरह से जनरल साहब ने बताया कि बाकी ममालिक में हो चुका है, पाकिस्तान में इट वाज लॉन्ग ड्यू एंड प्रॉब्ली दिस वाज द राइट टाइम टू डू इट। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? जनरल साहब ने ऑलमोस्ट कुछ छोड़ा नहीं है मेरे लिए कुछ इसमें ऐड करने के लिए, लेकिन एक बात जरूर करूंगा कि एक तो लॉन्ग ओवरड्यू था ये रिफॉर्म, और जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल ने अब चीज़ों को रिस्ट्रक्चर करना शुरू किया है, मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा है। और वैसे भी अगर ओवरऑल भी अगर आप डायनामिक्स देखते हैं वॉर की और सिक्योरिटी की, तो डेफिनेटली वो अपग्रेड हो रही हैं, चेंज हो रही हैं और कंटेम्प्रेरी होती है। बड़ा ज़रूरी है इस वक्त भी कि जिस तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त जितने सिक्योरिटी के खदशात हैं इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो उसके लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो प्री एम्प्टिव किस्म के जो मेजर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जो ना सिर्फ अंदरूनी मामलात को बेहतर बना सकते हैं एंड स्पेशली जो हमारे आउटसाइड के जो इस वक्त बाहर के या खारजी जो हमारे खतरात हैं, उसमें बड़ा ज़रूरी है कि जितना हम इसको बेहतर करें, कोऑर्डिनेशन को बेहतर करें, उतनी पाकिस्तान की इसकी पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस आएंगी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। आगा साहब, सर इस पर जल्दी से आप कमेंट कर दें, फिर मैं चाहूँगा कि अगर ज़रा हम कमेंट अमेरिका और ईरान वाले मामले पर ले लें, बिकॉज वी बिन कवरिंग दैट फ्रॉम डे वन, और थोड़ी सी बात उस पर भी आ जाएगी। बट फर्स्ट योर कमेंट ऑन दिस, और फिर ईरान के मामले पर भी ज़रा कमेंट कर दें कि 13 मुसलसल रातें हमलों की गुजर चुकी हैं, और अब जो है वो संगीन किस्म के जो हमले हैं, सख्त कार्रवाइयाँ हैं, बड़े हमले हैं, उनका इशारा मिल रहा है आज रात, और ये पिछले हफ्ते भी इसी तरह मिला था, अब भी ऐसा ही है। ठीक है जी, जहाँ तक बात है एलिवेशन की, तो मैं तो आपको पता है हमेशा से मेरा एक व्यू पॉइंट रहा है कि हम जर्नलिस्ट या हम एकेडेमिया, वी हैव नो राइट टू कमेंट कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर हम कमेंट करें डेफिनेटली। और जनरल साहब मौजूद हैं, उन्होंने अपना कमेंट कर दिया, ही इज द बेस्ट पॉसिबल पर्सन इन दिस पैनल। जी उन्होंने अपना कमेंट कर दिया है, मेरा यही कमेंट है। जहाँ तक बात है ईरान की और अमेरिकन जंग की, आपको याद है कि मैं बड़ा क्लियर इस मामले पे कि ये जंग इजराइल की जंग है, उसने शुरू की है, उसने ख़त्म की है। जंग कभी भी एक दिन भी नहीं रुकी है, उसका सिर्फ थिएटर चेंज हो जाता था। जब आप आगा साहब, मुझे एक बात में बताएं कि अब तिल अवीव पर क्यों नहीं रॉकेट्स जा रहे, मिसाइल्स क्यों नहीं जा रहे? ये अगर थिएटर ये थिएटर डिफरेंट है पहले वाले थिएटर से, इसी पर कमेंट कर दें कि ये क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ईरान चाहता है कि जो कि यूएस एसेट्स हैं और अलाइज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ब्लीड करें। सिर्फ उसका यही मकसद है, क्योंकि उसे पता है ये फैसला हो चुका है कि ईरान को नीस्तो नाबूद करना है, और उसमें इसराइल के अलावा कुछ और कैरेक्टर एक्टर भी हैं, उनका भी यही ख्वाहिश है बड़ी देर से। तो अब वो चाहता है कि पहले जरा जो उसके यूएस अलाइज है उनको तो मैं ब्लीड करूं, देखी जाएगी। एक दफा तो मैंने बता दिया है पहले अवीव को कि मैं आई कैन रीच और आई कैन डिस्ट्रॉय, पहले इनको तो करूँ ना जो मेरे इर्द गिर्द बैठ के जो हर वक्त मेरे खिलाफ साजिशें कर। ये मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता। ठीक, जनरल साहब, अब मज़ीद कोई सख्ती अमेरिका की तरफ से? पहले अब जिस तरह से मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है कि सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है, मतलब अगर आंख फोड़ेंगे आप तो वो सर मांगेंगे, ये पॉलिसी है उनकी, ये मार्को रूबियो बता रहे हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड
MOU डजंट एग्जिस्ट। इराक़ ने पैगाम पहुंचाया ईरान को, उन्होंने कहा जी आर्जी जंगबंदी अभी हम चाहिए ही नहीं है, ईरान इज़ रेडी, अमेरिका इज़ रेडी। मज़ीद क्या देखेंगे हम आने वाले दिनों में, या आज की रात, कल की रात? और इस पूरी जंग के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पर्सनालिटी है, उनका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, वो बहुत क्लियरली उभर के सामने आया है। इससे पहले भी वो देखे जाते थे एज मर्क्यूरियल और इम्पल्सिव, लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसे लगता है कि जो हैरान कुन बातें हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर 20% लेवी का लगाना, फिर उसको ख़त्म करना, सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर ऑफर देना और फिर उसके ऊपर कंडीशन लगाना कि अब ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अब्राहम अकॉर्ड को नहीं जी जी एग्री करते। तो जी मेरे नज़दीक मुझे जो नज़र आता है कि जो अमेरिकन डिसीजन मेकिंग सिस्टम है उसमें कन्फ्यूजन है। मुझे ऐसे लगता है कि वो एक चीज़ डिसाइड करते हैं, फिर उनके ऊपर कोई प्रेशर आता है किसी भी क्वार्टर से, दैट मे बी इवन फ्रॉम इजराइल, फिर उससे वो बैक ऑफ करते हैं, यू टर्न लेते हैं। इवन ये जंग देखें, अगर जिस तरीके से उन्होंने इसका आगाज़ किया, जो अहदाफ लेके आए, वो तो कहीं पे भी वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सके। इस सेकंड राउंड में, ये जो सेकंड राउंड अभी ऑस्ट्रेलिटीज़ का चल रहा है, इसमें उन्होंने कोई नए ज़राए जंग नहीं लेके आए, वही हैं जो पुराने चल रहे थे, एयर कैंपेन, स्ट्राइक्स एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बूट्स ऑन ग्राउंड का वो ऑलमोस्ट रूल आउट कर चुके हैं। सो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि वो क्या हासिल कर लेंगे इन स्ट्राइक से जो पिछली 40 डेज की स्ट्राइक्स पे नहीं हासिल कर सके। तो उनका बेसिक अभी जो एवरीथिंग इज बॉइलिंग डाउन टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मैटर ऑफ ऑनर एंड प्रेस्टीज कि सुपर पावर होते हुए उसको नहीं खुलवा पा रहे। और इस वक्त उनकी जितनी भी स्ट्राइक्स हैं वो उसी रीजन में है, साउथ में अलोंग द कोस्ट लाइन, ताकि उस रीजन को आइसोलेट करके तो वो कुछ अचीव कर सकें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जो मेरे नज़दीक ना वो कर पा रहे हैं ना वो कर सकेंगे, अनलेस इन कोस्टल एरियाज को फिजिकली होल्ड करें और वहाँ पे अपने ट्रुप्स को उतारें। वो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका उस रिस्क को लेगा। इस फिलहाल वो सिचुएशन नहीं में इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अपनी जो अमेरिकन एरोगेंस है, अमेरिकन ईगो है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो स्ट्राइक्स को करते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आना इन्होंने टॉक्स के ऊपर ही है। जिस तरीके से अभी चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं कि बाबुल मंदब भी जो है उसको भी चोक करने की बातें हो रही हैं, सो ये सारी चीज़ें देखते हुए कम्प्लेक्सिटी ऑफ वॉर और ज़्यादा बढ़ रही है, और मेरा ख्याल है कि सोल्यूशन से ये दूर जा रहे हैं रादर दैन नज़दीक आने के। राइट, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बज़ाहिर सूरत हाल इसी तरफ इशारा कर रही है। चीज़ें इस वक्त मुश्किल हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अभी तक ईरान को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पहुंची और बड़ी फ़ौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर वो गौर कर रहे हैं। मार्को रूबियो का स्टेटमेंट मैंने पहले बता दिया, और साथ साथ मार्को रूबियो ये भी कह रहे हैं कि ईरान को हर गुजरती रात के साथ भारी कीमत चुकाना होगी। सो लेट्स सी के मामला किस तरफ जाते हैं। इन तमाम तर धमकियों और धमकी अमेज़ बयानात और हमलों के बावजूद ईरान अब तैयार नहीं है कि आर्जी जंगबंदी हो। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जो इराक़ के थ्रू मैसेज आया था उस पर दे दिया गया है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये मामला किस सिमत में जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी होती हुई अब इस सारे मामले में नज़र आए। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।